नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा आप सभी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूं और साथ ही आशा भी करती हूं, प्रार्थना भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए आपको डरने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि कहां से आप बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करें। घर घर मैग्नेट ब्रेन्स। बिल्कुल, आपको करना क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम टाइप कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको तुरंत बिल्कुल नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगे जिससे आपसे संबंधित, चाहे वो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं किसी भी विषय का वीडियो जब अपलोड होगा तब आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप उसका समय रहते लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही मैं कहूंगी कि बने रहो हमारे साथ, क्योंकि आपको विषय से संबंधित जानकारी और सभी जो पाठ, चाहे हिंदी की कविताएं हो या अंग्रेजी का कोई लेसन हो, सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर आपके लिए नए सक्सेस तरीके, किस तरह से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, कौन से वे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, इस तरह के वीडियोस भी आप सभी के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड किए जाते हैं। तो आपको बने रहना है हमारे साथ। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का 18वां पाठ शुरू कर दिया है। नाम है वैनसांग की भारत यात्रा। जी हां, सन कब हुई भारत यात्रा, किसी को पता है? मैं ये अवश्य कहना चाहूंगी कि जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है व्याख्या वाला, वो जरूर पहले देखो, उसके बाद ही ये प्रश्न उत्तर वाला वीडियो देखना। क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख लोगे ना, व्याख्या जिसमें हमने पूरा वर्णन किया है कि किस तरह से वैनसांग की भारत यात्रा हुई, कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, जब आप उस व्याख्या को सुन लोगे, समझ लोगे, तो आप हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दे पाओगे। आओ चलते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और जो भी प्रश्न आपके समक्ष आए हुए हैं उन प्रश्नों का उत्तर वे बच्चे अवश्य दे पाएंगे जिन्होंने पहला वीडियो देखा है। मैं बच्चों यही आपसे बार बार कहती हूं कि ध्यान पूर्वक देखो, ध्यान पूर्वक सुनो, बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रण के साथ समझो। यदि आपको लगे कि मेरा मन भटक रहा है, यहां हो रहा है, वहां हो रहा है, तो अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के साथ अपने आप को अपने वश में करो, क्योंकि आप अपने राजा हो। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी बात आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे जिसकी हमें चाह है, जिसकी हमें इच्छा है, जो लक्ष्य तक हमें पहुंचाएगा। इसलिए पहले खुद पर नियंत्रण रखो। आओ चलते हैं पहले प्रश्न पर। वैनसांग भारत क्यों आना चाहते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि वैनसांग भारत क्यों आना चाहते थे। आना तो चाहते थे, लेकिन क्यों? हाँ, क्योंकि वो बुद्ध जन्मभूमि भारत के दर्शन करना चाहते थे और वहां पर नालंदा में रहकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि नालंदा की शिक्षा तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहां केवल किताबी ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता, वहां पर कई तरह की शिक्षा, बुद्धि, तर्क बुद्धि, शल्य चिकित्सा, तंत्र ज्ञान, मंत्र ज्ञान, वैद्य, उच्चारण, सारी संस्कृत, सब ज्ञान, मतलब गणित, विज्ञान, तर्क, सब कुछ, सबसे संबंधित वहां का जो पाठ्यक्रम था वो इतना विशाल था कि आज भी यदि हम उस पाठ्यक्रम को लागू करेंगे ना, तो हमारा भारत उसी तरह का जो हजारों वर्ष पूर्व था ना, विश्व गुरु, वो कहलाने लग जाएगा। कुछ कमियां थीं, कुछ कमियां हैं, लेकिन हमें उन कमियों को ही तो दूर करना है। तो आओ देखते हैं कि किस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। भगवान बुद्ध की जन्म नगरी के दर्शनार्थ तथा नालंदा में रहकर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से वैनसांग भारत आना चाहते थे।
सबसे पहला क्या था उनके मन में विचार? उन्हें भगवान बुद्ध की जन्मभूमि के दर्शन करना थे। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि भारत के दर्शन करना चाहते थे। साथ ही साथ जहां भगवान बुद्ध ने शिक्षा प्रदान की, नालंदा में रहकर ज्ञान अर्जन करना चाहते थे, शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, वहां के गुरुओं के शिष्य बनना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं भारत अवश्य जाऊंगा, और उनका ये दृढ़ निश्चय, ये संकल्प पूरा हुआ और वे भारत आए और उन्होंने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान तरह तरह की मुश्किलें, परेशानियां, आफतें, विपत्तियां, जहां तक कि जान का खतरा भी आसपास मंडराता रहा, लेकिन मजाल कि उनके इरादे को टस से मस कर सके नहीं, बिल्कुल नहीं। और फलस्वरूप वे भारत आए। नालंदा में रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वैसे भी वे इतने विद्वान थे कि चीन में उनकी विद्वता के चर्चे थे। अब सोचो बेटा, जो विद्वान है, जिसकी चर्चा हो रही है, क्या वो ये सोचेगा कि मुझे कहीं और भी शिक्षा ग्रहण करने जाना होगा? सोचेगा। यदि उसमें सीखने की ललक होगी तो वो जरूर सोचेगा। जिसको अपना सीमित दायरा रखना होगा वो वहीं रह जाएगा। लेकिन ह्वेनसांग तो विश्व प्रसिद्ध हो गए। वे आए और उन्होंने नालंदा में शिक्षा ग्रहण की। अगला प्रश्न है, भारत आने में ह्वेनसांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अरे भाई, हम सिर्फ उनको कठिनाइयां ही क्यों कहें, वो तो जानलेवा खतरे थे। ऐसे खतरे, ऐसी मुश्किलें कि कोई तो उनके बारे में सुनकर मजाल है कि वो कदम आगे बढ़ा लेता। वहां चीन का कानून था, सख्त कानून, कि कोई भी देश से बाहर नहीं निकल सकता। कड़ा पहरा, कड़ा पहरा। फिर जैसे तैसे थोड़ी यदि दूरी पर जाएं तो हर जो पुलिस चौकी टाइप की रहती हैं, दिन में यात्रा करना संभव नहीं था। इसलिए वे एक ऐसे श्रद्धालु भिक्षु से मिले और उनकी सहायता मांगी। उन्होंने कुछ योजनाएं बताई कि आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण किस तरफ से आपको जाना चाहिए। खतरे वहां भी हैं, जान का भय रहेगा, क्योंकि नर पिशाच घूमते रहते हैं। नर पिशाच मतलब मनुष्य भेड़िए के रूप में, जानवरों के रूप में, जो पहले किसी भी यात्री को मार डालता है, पहले उसका खून कर देता है, फिर पास में आकर देखता है कि उसके पास कोई आवश्यक सामग्री है, धन दौलत, रुपया, पैसा, खाने पीने की चीज है। क्योंकि लगभग 100-150 मील तक ना कुछ खाने की चीज मिलती थी, ना पीने का पानी ही मिलता था। इतनी कठोर, इतना मतलब क्या कहें उसके लिए, खतरनाक रास्ता तय किया। आइए देखते हैं कि हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो भारत आने में ह्वेनसांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? भारत यात्रा में ह्वेनसांग को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां ये नहीं लिखा है कि कई कठिनाइयों का, क्या लिखा है? बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बड़ी बड़ी। ह्वेनसांग को भारत आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली बेटा। ये नहीं कि बड़ी मुश्किलों के बाद, मशक्कतों के बाद सरकार ने अनुमति दे दी कि अच्छा जाओ, भारत जाना है जाओ। नो, बहुत उन्होंने गुजारिशें की, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं मिली। गुप्त रास्ते से चलकर फिर उन्होंने क्या क्या किया? देखो, पहली बात तो ये कि जो भी रास्ते थे वो इतने खतरनाक थे कि वहां से आम व्यक्ति का जाना तो नामुमकिन ही था, असंभव ही था। तो गुप्त रास्ते से चलकर उन्होंने यात्रा की। इसके लिए उन्होंने चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं से सलाह और सहायता भी प्राप्त की। तेज नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि कठिनाइयों को पार करते हुए वे भारत
आ ही गए। अब लिखने में और पढ़ने में जरा सी देर में हमने प्रश्न पढ़ा, उत्तर लिखा और खत्म। बेटा कई महीने लग गए थे उनको, जान का भय, लेकिन उन्होंने शपथ ले ली कि भले ही मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं भारत की यात्रा तो करके ही रहूंगा, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि के दर्शन तो पाकर ही रहूंगा। ये उनका अटल विश्वास था और यही विश्वास उन्हें भारत ले आया। अगला, ह्वेनसांग और शीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। कब की बात है? जब ह्वेनसांग भारत आ गए और नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने कदम रखे, पहले उस भूमि को नमन किया, माथा टेका, प्रवेश किया। वहां के द्वारपाल कई तरह के प्रश्नों की बौछार करते हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही धैर्यपूर्वक दिया। उसके बाद वहां के जो भिक्षु थे, 20 भिक्षुओं ने तरह तरह से उनसे जानकारियां ली और उन्हें जानकारियां दी कि जितनी भी, जैसे पुस्तकालय भी था, हजारों पुस्तकें थी वहां, 10-12 हजार विद्यार्थी और 1100 शिक्षक, मतलब बौद्ध भिक्षु। पुस्तकालय बड़ा विशाल था। भिक्षुओं ने सलाह दी कि इन पुस्तकों को पढ़ो। यदि और कोई होता, अरे मैं क्यों पढ़ूं पुस्तकों को, क्या जरूरत है। उन पुस्तक, पहली पुस्तक है, लेटेस्ट, जो अभी अभी की नई नई पुस्तकें उनको भी पढ़ना है, जो पुरानी पुस्तकें उनको भी पढ़ना है। उन्होंने धैर्यपूर्वक सारा कार्य किया जो बौद्ध भिक्षुओं ने उनसे कहने को कहा, करने को कहा। कई तरह की जानकारियां उन्होंने ली और सहर्ष स्वीकार की और उसी तरह से आत्मसात करते चले गए। फाइनली, फलस्वरूप वो समय आ गया जब उन्हें शीलभद्र जी से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जब वे शीलभद्र से मिलने गए तो उन्होंने अपने माथे को उनके चरणों में रखा, उनके चरणों को चूमा और फिर जमीन पर मत्था टेक कर सहर्ष हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद कहा कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। और पता है इस पर शीलभद्र जी ने क्या कहा? शीलभद्र जी ने कहा कि ये तो विधि का विधान था, तुम्हें चीन से यहां आना ही था और मुझे तुम्हारा गुरु बनना ही था, तुम्हें मेरा शिष्य बनना ही था। यह भी बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि अब शीलभद्र जी ने अपनी बात बताई कि मैं बहुत ही, मतलब मेरा स्वास्थ्य बड़ा गड़बड़ था और गड़बड़ इतना कि मुझे अपने जीवन से, मतलब जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं रही। मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता था, लेकिन तभी मुझे सपने में आया 3 देव पुरुष। एक का रंग था स्वर्ण वर्ण, एक साफ स्वच्छ रंग के, दूसरा रजत की तरह। उन्होंने कहा कि तुम्हें जीना होगा। चीन से लंबी बड़ी कठिनाइयों के बाद एक यात्री आ रहा है, तुम्हें उसे अपना शिष्य स्वीकार करना होगा। इसलिए मैंने अपने मरने के विचार को त्याग दिया और तुम्हारा स्वागत करता हूं। सच में इसीलिए लिखा है मिलन। ये भी तो लिख सकते थे कि ह्वेनसांग और शीलभद्र का किस प्रकार से मुलाकात हुई या किस तरह से भेंट हुई लिख सकते थे ना, लेकिन मिलन लिखा है क्योंकि वो गुरु शिष्य का जो मिलन है। भक्त आरुणि की कथा सुनी है क्या बेटा आपने? एक आरुणि, गुरु का शिष्य आरुणि। एक बार मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब गुरु ने कहा कि आरुणि जाओ तो खेत से जो मेड़ बंधी है कहीं उसमें पानी ना निकल आए, बरसात हो रही है। तो भक्त आरुणि गए, शाम का समय था, उस समय ना टॉर्च थी ना कुछ था। गए वहां पर, बरसात इतनी थी कि ये मान लो ये इतना खेत था, ठीक है। अब खेत की जो मेड़ थी, मेड़ जानते हो, बीच में जो पार्टीशन होता है उसको मेड़ कहते हैं। वो मेड़ बीच से टूट गई थी। हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब बीच की जो मेड़ थी वो टूट गई थी, तो इसके लिए
आरुणि ने क्या किया, बार बार वो मिट्टी को यहां से उठाकर वहां रखते, बार बार यहां से मिट्टी को उठाकर रखते कि मेड़ बनी रहे, लेकिन पानी का बहाव इतनी तेज था कि मिट्टी बह जाती थी, रुक ही नहीं रही, पानी का बहाव बहुत तेज था। तो भक्त आरुणि, शिष्य आरुणि ने पता है क्या किया था, वो स्वयं यहां पर लेट गए, क्योंकि गुरु आज्ञा थी कि जाओ पुत्र, मेड़ टूटनी नहीं चाहिए, तो वो स्वयं उस पर लेट गए। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब भक्त आरुणि आश्रम में वापस नहीं आए, तो गुरु अपने अन्य शिष्यों के साथ ढूंढते ढूंढते आए, चिल्लाते हुए, आरुणि कहाँ हो, आरुणि कहाँ हो, भक्त आरुणि कहाँ हो। और उस समय तक भक्त आरुणि बेहोश हो चुके थे, क्योंकि ठंडी, शीत, पानी का तेज बहाव, उन्हें कोई होश नहीं था। सिर्फ होश था तो इतना कि उन्हें गुरु की आज्ञा का पालन करना था। जब गुरु अपने अन्य शिष्यों के साथ आए और उन्होंने देखा तो भक्त आरुणि को गले से लगा लिया। वो भक्त आरुणि, शिष्य आरुणि का किस्सा युगों युगों से चला आ रहा है, युगों युगों तक चलता रहेगा, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो संसार में सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। इसीलिए यहां पर ह्वेनसांग और शीलभद्र के मिलन शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये भी गुरु और शिष्य का ही मिलन है। ठीक है, देखो किस तरह से हम उत्तर लिख सकते हैं बेटा। हम लिखेंगे, जिस समय ह्वेनसांग भारत आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय एवं वहां के प्रधानाचार्य, मैंने कहा था ना जिस तरह से कुलपति, चांसलर जो रहते हैं, तो वहां के जो प्रधानाचार्य थे वो शीलभद्र थे। तो जब वो वहां आए तो वहां के प्रधानाचार्य शीलभद्र की ख्याति विश्व प्रसिद्ध थी। ना केवल भारत में ही शीलभद्र जी की विद्वता के चर्चे थे, बल्कि संपूर्ण विश्व में। तभी तो नालंदा, तक्षशिला, हाँ, ऐसे नाम हैं जो युगों युगों से चले आ रहे हैं और युगों युगों तक चलते रहेंगे। उनकी जो ख्याति थी वो विश्व प्रसिद्ध थी। जब शीलभद्र से मिलने ह्वेनसांग नालंदा पहुंचे तो मिलने से पूर्व 20 भिक्षुओं ने ह्वेनसांग को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। उनके गुरु मतलब मुख्य प्रधानाचार्य से मिलने से पहले, जैसे मान लो कोई स्कूल में आए तो डायरेक्ट प्रिंसिपल से तो नहीं मिल सकते ना, पहले रिसेप्शन पर मिलना होता है, फिर वहाँ के कोई एचओडी जो भी इंचार्ज रहते हैं उनसे मिलना होता है, उसके बाद यदि वो अनुमति दे दें तब जाकर प्रिंसिपल से मुलाकात हो पाती है। और उस समय की तो बात ही क्या कहने थे, क्योंकि शीलभद्र जी की जो ख्याति थी वो विश्व प्रसिद्ध थी। तो 20 जो भिक्षु थे उन्होंने ह्वेनसांग को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी और उसके बाद शीलभद्र के सामने उनको लाया गया। ह्वेनसांग शीलभद्र के सामने घुटने के बल बैठकर सबसे पहले उन्होंने शीलभद्र के चरणों को छुआ, चुंबन किया और भूमि पर सिर रख दिया, नमन किया। इसके बाद शीलभद्र के सम्मुख खड़ा होकर नम्रतापूर्वक बोले कि मैंने आपके निर्देशन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। ठीक है, इतनी विनम्रता के साथ उन्होंने शीलभद्र के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत किया। और ये विनम्रता केवल बाहरी नहीं थी बेटा, अंदर से थी, क्योंकि किसी का आदर सत्कार दिखावा नहीं होता है। जिसका हम सम्मान करते हैं उसकी हर बात को भी मानते हैं, हम उसकी बात का अनुसरण भी करते हैं। यही हुआ था उनके साथ। ये सब सुनकर शीलभद्र जी की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें भी पूरी उम्मीद थी, विश्वास था कि कोई आ रहा है चीन से, बड़ी कठिनाइयों के बावजूद यहां पर आ रहा है जो मेरा शिष्य बनेगा। स्वप्न में आया था। शीलभद्र की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। मैं काफी समय से बीमार था। मेरी बीमारी इतनी दुखदाई थी कि मैंने
जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। अब ये कौन बता रहे हैं? ये शीलभद्र जो कि नालंदा के प्रधानाचार्य थे। वे किसको बता रहे हैं? ह्वेनसांग को, कि मैं काफी समय से बीमार था। मेरी बीमारी इतनी दुखदाई थी कि मैंने जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब मैं एक रात सोया था। अब बीमार बहुत था। मैंने सोचा अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लूं। सो गया मैंने स्वप्न में देखा कि 3 देव आए हैं। उनमें एक का रंग स्वर्ण था, दूसरे का रंग स्वच्छ था, तीसरे का रंग रजत के समान था। उन्होंने मुझसे कहा कि मरने की इच्छा वापस लो और जीने की इच्छा प्रकट करूं, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षु यहां धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण प्राप्त करना चाहता है, इसलिए तुम उसे भली प्रकार से शिक्षित करना। हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। ये सारी बातें शीलभद्र जी ने अपनी आंखों में आंखें भर आई थी, क्योंकि उनका इतना अच्छा उन्होंने देखा कि ह्वेनसांग चीन से आए हैं और उनके मन में शीलभद्र के लिए इतना आदर सम्मान, शिक्षा प्राप्त करने की इतनी ललक एक गुरु को गदगद कर देती है। सच में ये सब हुआ। हाँ, कितना अच्छा था वो समय। अगला प्रश्न है, नालंदा का वर्णन ह्वेनसांग ने किन शब्दों में किया? अब बात आती है नालंदा के वर्णन की। तो नालंदा का वर्णन ह्वेनसांग ने कैसे किया? जब उन्होंने देखा कि वाह, क्या तो स्थान है, जहां तक दृष्टि ले जाओ वहां सिर्फ शांति शांति ही शांति। कमल के पुष्प खिल रहे हैं, रक्ताब गुलाब के फूल खिल रहे हैं, तालाब स्वच्छ जलों से भरे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वातावरण शांत है, स्वच्छ है और पवित्र है। वहाँ की नक्काशी की विशेषताओं की कि जो हर एक स्तंभ था वो नक्काशीदार था, देखते ही बनता था, आकर्षक, मनोहारी और अतुलनीय। आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखना बच्चों। नालंदा का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग ने लिखा है कि नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवारें थी। ठीक है। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। वहां 8 बड़े कक्ष थे। याद रखिएगा, सभी भवन कलात्मक और बुर्जी से सज्जित थे। वेदशालाएं सुबह के कुहासे में छिप जाती थीं और ऊपरी कमरे बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। मानो संपूर्ण प्रकृति का सौंदर्य यही है। मठ की खिड़कियों से झांकने से लगता था कि हवा के साथ मिलकर बादल अटखेलियां कर नई नई आकृतियां बनाते हैं। मठ मतलब जो मंदिर नुमा बने रहते हैं, जहां पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। उनकी खिड़कियों से झांकने पर लगता था कि बादल हवा के साथ अटखेलियां कर रहे हैं और तरह तरह की आकृतियां बना रहे हैं। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियां झिलमिलाती थीं। तालाबों के स्वच्छ पानी पर नील कमल खिलते थे तथा रक्ताभ कनक पुष्प झूमते थे। पड़ोस के आम कुंजों के आम की बौर से भीनी भीनी खुशबू वायु में तैरती रहती थी, जो वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देती थी। बाहरी सभी आंगनों में 4 मंजिलें कक्ष पुजारियों के लिए थे। ये अजगर की छवि के बने हुए थे, अजगर की भांति। लाल मूंगिया खंभों पर बेल बूटे उकरे थे। जगह जगह रोशनदान भी बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंटों की बनी थी कि उसमें हजारों तरह की छटाएं प्रकाशित हो रही थीं।
जिससे वह स्थान अत्यंत रमणीय लगता था। वहां का राजा पुजारियों का सम्मान करता था। लगभग 100 गांव के लगान को इस संस्थान में धर्मार्थ दान दिया करता था। तो वहां का जो वातावरण था इतना पवित्र था, कहीं कोई हाहाकार नहीं, कहीं कोई चीत्कार नहीं, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं जिससे नकारात्मकता झलके, अर्थात सब ओर सकारात्मकता। चारों तरफ स्वच्छ पवित्र वातावरण था। पाठ से आगे में देखते हैं। निम्नलिखित अंश वेनसांग के किस पक्ष को दर्शाता है? इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच जाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं। किसको दर्शाता है? उनके दृढ़ संकल्प को। यस, तो हम इसका लिखेंगे क्या? निम्नलिखित अंश वेनसांग के किस पक्ष को दर्शाता है? उपरोक्त अंश वेनसांग की दृढ़ निश्चय एवं भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। एक तो वो दृढ़ निश्चयी थे, दूसरी वो भगवान बुद्ध के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए थे। याद रखिएगा, आप अपने आसपास के किसी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाइए और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किसी आसपास के धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाना है और उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो आप मुझे प्लीज ये बताएं बच्चों कि आप जहां रहते हैं, किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी भी शहर में, बिहार राज्य में, जहां कहीं भी आप रहते हैं, आपके घर के आसपास कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां पर जाया जा सकता है, जो दर्शनीय हैं, जो ऐतिहासिक हैं? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कभी मौका मिलेगा तो मैं बिहार आऊंगी और उन स्थानों पर अवश्य जाना भी चाहूंगी। ठीक है, देखो हमारे आसपास में एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के रूप में जय मंगलागढ़ है। क्या है? जय मंगलागढ़। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा ना कि जहां कहीं भी आप रहते हैं, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो या शहर हो, जो भी स्थान प्रसिद्ध है, चाहे वो देवीय स्थान हो, चाहे कोई पर्यटक स्थल हो, उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम भी कभी आना चाहेंगे। तो अब यहाँ उत्तर में लिखा है कि हमारे आसपास में एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के रूप में जय मंगलागढ़ है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान राजा जय मंगल सिंह का किला था, इसलिए तो इसको जय मंगलागढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये राजा जय मंगल सिंह का किला था। यह किला चारों ओर से गहरी और चौड़ी खाई से घिरा हुआ है, जो आज कांवर झील के नाम से जाना जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गहरी और चौड़ी खाई से घिरा हुआ है, जो आज कांवर झील के नाम से जाना जाता है। गढ़ की सुरक्षा हेतु झील के बाहर ऊंचे ऊंचे टीले बनाए गए थे, जो आज भी देता टीला के नाम से जाना जाता है। अब हमें याद रखना यह है कि कभी कभी बेटा जनरल बेस्ड, ये जनरल नॉलेज, जी के सामान्य ज्ञान, या कभी कभी जब हमसे कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही हो, कुछ इस तरह के हमारे सामने प्रश्न आ जाए, तो यदि हम ध्यान से सुनेंगे, याद रखेंगे, तो हम वहाँ भी विजेता बन सकते हैं। अब जहाँ पर ये जो जय मंगल वाला गढ़ है ना, जो जय मंगल सिंह का किला था, किला के चारों ओर गहरी और चौड़ी खाई थी। अब एक कोई बड़ा सा किला है, ठीक है, किले तो कुछ ऐसे ही होते हैं। अब उसके आसपास पता है क्या था? चारों तरफ खाई, और वो भी बहुत गहरी और चौड़ी, ताकि कोई भी आसानी से वहां प्रवेश ना कर सके। समझ में आया? तो जो गहरी और चौड़ी खाई थी उसे किस नाम से जाना जाता था? कांवर झील। कांवर झील याद रखना, जो जय मंगलागढ़ किले के चारों ओर थी। कौन सी झील? कांवर झील। ठीक है। दूसरा, गढ़ की सुरक्षा हेतु झील के बाहर ऊंचे ऊंचे टीले बनाए गए थे। गढ़ की सुरक्षा हेतु झील के बाहर, अब इधर झील के बाहर
ऊंचे ऊंचे टीले बने थे। टीले मतलब जमीन से उभरा हुआ भाग, जो आज भी देता टीला के नाम से जाने जाते हैं। इतना क्लियर हुआ कि यहां पर जो हम भी किसी भी स्थान का जब हम वर्णन करेंगे तो हम पूरी तरह से उसमें लिखेंगे कि वहां खास बात क्या है। ये नहीं कि हम सामान्य सा कोई भी लिख देंगे। तो जहां की कुछ खासियत, जो प्रसिद्धि, उस बारे में भी हमें लिखना होता है, तब जाकर वो प्रभावी बनता है। अब और क्या है, झील में जगह जगह कमल के फूल भी खिले हैं। जो गहरी सी झील है ना, बड़ी सी, उस झील में कमल के फूल खिले हैं। झील विभिन्न प्रकार के पक्षियों का अभयारण्य है। ठीक है, जो पक्षी है ना, बहुत कई तरह के पक्षी, उनके लिए ये अभयारण्य है। अरण्य मतलब वन, तो उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा जंगल ही हुआ चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए। झील में नौका विहार का आनंद पर्यटक उठाते हैं। वाह, मजा आ जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क भी बनाई गई है। गढ़ के बीच में एक चीन भव्य मंदिर है। गढ़ जो है, किला जो है, उसके बीच में एक भव्य विशाल चीन मंदिर है, जिसमें वहां के लोगों के आराध्य देवी मां जय मंगला की अद्भुत मूर्ति स्थापित है। मूर्ति मंदिर के गर्भ में स्थापित है। मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक नमूना है। वास्तुकला जानते हैं कि किस तरफ कौन सा गेट होना चाहिए, किस दिशा में कौन सा दरवाजा होना चाहिए, कहाँ देवी की स्थापना होनी चाहिए, किस तरह भक्त जब बैठेंगे। मतलब वास्तुकला के अनुसार आज भी जब घरों का निर्माण होता है, घर हम खरीदते हैं या प्लॉट में घर बनाने का प्लान या योजना बनाते हैं, तो पहले हम गुरुजी या जो भी जानकार होते हैं उनसे वास्तुकला के बारे में पूछते हैं। अक्सर कॉमन सी जो बातें हैं, साधारण सी, कि भाई जो हमारा दरवाजा है वो पूर्व दिशा में खुले तो अति उत्तम। ठीक है, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ये मान लो एक वास्तु है और उनके अनुसार राइट हैंड साइड किचन होना चाहिए। ठीक है, शयन कक्ष होना चाहिए, पैरों की तरफ जहां उनका पैर है, और सिर की तरफ पूजा घर होना चाहिए। तो ये जो वास्तुकला या वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार निर्माण होता है। तो मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक नमूना है। भारत सरकार उस स्थान की खुदाई करवाई जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, जो प्राचीन शिल्पकला की विशेषता को दर्शाती हैं। अब हम चलते हैं इसी से संबंधित कारकों की ओर, व्याकरण की ओर। कारक और उनके साथ लगने वाले चिन्ह इस प्रकार हैं। किस तरह से हैं? कारक है ये कारक लिखे हैं और ये विभक्तियां। तो कारक क्या होते हैं? जो वाक्य को पूर्ण करने में सहयोग देते हैं। कोई भी वाक्य कारकों के अभाव में पूरा नहीं हो सकता। कर्ता ने, तो कर्ता ने मतलब राम ने किताब पढ़ी या किताब लिखी या पत्र लिखा, तो राम ने पत्र लिखा, तो हम क्या कहेंगे? कौन सा कारक है यहाँ? कर्ता, क्योंकि कर्ता ने, कर्ता के साथ ने है। कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये होती हैं कारक विभक्तियां। इनका डिटेल वीडियो भी है, आप देखिएगा जरूर। 8 प्रकार के होते हैं। संबंध, का, की, के, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, हो, अरे। अब यहां पर बताया है कि उपर्युक्त विभक्तियों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। सबसे पहले क्या था? कर्ता ने। अब ने से संबंधित वाक्य देखो। कर्ता ने राम रावण को मारा। क्या यहां राम रावण को मारा ये वाक्य सही लग रहा है? अपूर्ण लग रहा है ना? कैसे? क्योंकि यहां विभक्ति का लोप है। लेकिन इसके स्थान पर हमें क्या लिखना होगा? राम ने रावण को मारा, कर्म के साथ। मदन श्याम को पीटा, मदन घर आया। हाँ, मदन के घर आया या को राम के घर आया। करण से, वह डंडा से चलता है। करण द्वारा के द्वारा आता है। राम रावण को बाण के द्वारा मारा।
राम द्वारा रावण मारा गया। संप्रदान को, मैंने भिखारी को वस्त्र दिए। संप्रदान के लिए, पिता पुत्र के लिए फल लाए। अपादान, अलग। मदन, छत से गिर गए। संबंध, रमेश की गाय चर रही है। रमेश का भाई यहां पढ़ता है, रमेश के पिता यहां पढ़ाते हैं। काकी के जहां आता है वहां संबंध। अधिकरण, में और पर, वह स्कूल में पढ़ता है, तो जहां में और पर आएगा वहां अधिकरण कारक होगा। तेरे दर पे आया, तो दर पे और पर भी एक ही है। पर, वृक्ष पर कौवा बोलता है। संबोधन, हे, अरे, अरे, हे श्याम यहां आओ। अरे भाई तुम कहाँ हो, अरे भाई तुम कहाँ हो। तो जहां संबोधन, किसी से किसी के वार्तालाप की बात की जा रही हो, तो वहां संबोधन होता है। बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरह से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। किसी भी वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना कि थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से, क्योंकि हमारे पास समय है लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। सदुपयोग करना होगा। हर एक वीडियो को देखो ध्यान से। जब आप वीडियो देख रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखो, समय बर्बाद मत करना। क्योंकि समय, आज आप 7वीं में हो, आज आपकी उम्र 12-13 वर्ष है, कल आप बड़े होते जाओगे और ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा। इतना मूल्यवान है कि आगे चलकर यदि हमने अभी कार्य नहीं किया तो पछतावे के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समय का सदुपयोग करते रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी बेस्ट ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन का लाभ उठा सकें। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।